हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि क्लास 6 to 12 होने वाला है। और ये सेशन हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का है दोस्तों। तो ऑलरेडी हमने 6, 7, 8 कंप्लीट कर लिए हैं और ये 9 का चैप्टर 3 का पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 27 है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य है। ए, लोगों को पैसा के बल पर अपने पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। बी, लोगों को डराकर और धमकाकर अपने पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। सी, लोगों को बिना डरे और निष्पक्ष होकर अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोगों को बिना डरे और निष्पक्ष होकर अपनी पसंद और प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चुनाव अभियान चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी, यानी अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर डैश सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। ए, 1 सप्ताह, बी, 2 सप्ताह, सी, 3 सप्ताह, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2 सप्ताह। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था। ए, राजीव गांधी, बी, इंदिरा गांधी, सी, राहुल गांधी, डी, जगजीवन राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। ए, 1977 के लोकसभा के चुनाव में, बी, 1982 के लोकसभा के चुनाव में, सी, 1971 के लोकसभा के चुनाव में, डी, 1966 के लोकसभा के चुनाव में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1971 के लोकसभा के चुनाव में। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था। ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, मोरारजी देसाई, डी, श्री कृष्ण सिंह। आंसर जगह ऑप्शन बी, यानी जयप्रकाश नारायण। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, वामपंथी दलों ने 1977 ईस्वी में हुए डैश विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था कि ए, केरल, बी, उड़ीसा, सी, बिहार, डी, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निम्न से कौन सा प्रमुख नारा दिया था। ए, तेलुगु अभियान, बी, तेलुगु अभिमान, सी, तेलुगु स्वाभिमान, डी, तेलुगु विश्वास। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि तेलुगु स्वाभिमान। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्न में से कौन काम कर सकती है। ए, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी दिया जा सकता है। बी, मतदाता से जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगा जा सकता है। सी, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना।
क्वेश्चन नंबर 36 है, देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार का आदर्श आचार संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन मनाही है? ए. चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बी. सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। सी. चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने से वायदे नहीं कर सकते हैं। डी. उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इन चुनावों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? ए. लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 30 लाख रुपया तक खर्च कर सकता है। 2. विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 15 लाख रुपया खर्च कर सकता है। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल कथन 1 और 2 दोनों, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, चुनाव का आखिरी चरण निम्न में से कौन है? ए. मतदाताओं द्वारा प्रचार करना, बी. मतदाताओं द्वारा वोट देना, सी. उम्मीदवारों द्वारा प्रचार करना, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मतदाताओं द्वारा वोट देना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। क्वेश्चन नंबर 39 है, सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है क्योंकि ऑप्शन ए. चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संचालित कराना, बी. चुनाव को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में अनुचित रूप से वोट कराना, सी. चुनाव में हुए मतदान को गिनना, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संचालित कराना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सन डैश में भारत सरकार ने फ्रांस से यह 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। ए. 2005, बी. 2007, सी. 2010, डी. 2013। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2005। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से यह 6 पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिल्ली में कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ? ए. 2005, बी. 2010, सी. 2011, डी. 2013। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2010। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। क्वेश्चन नंबर 42 है, चुनाव में प्रत्येक पार्टी एक दूसरे पर निम्न में से किस तरह के गड़बड़ियों और धांधलियों का आरोप लगाते हैं? ए. मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, बी. मतदान के लिए चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, सी. अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, डी. उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों के अखबारों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती हैं और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश अखबारों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है: मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ए. मुख्य न्यायाधीश, बी. राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. उपराष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक बार चुनाव निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद निम्न में से किसके प्रति
वह जवाबदेह नहीं रहता है। ए राष्ट्रपति, बी सरकार, सी उपयुक्त में से दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? ए चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन कराना, बी चुनाव का पर्यवेक्षण कराना, सी प्रत्यक्ष चुनाव कराना, डी स्थानीय चुनाव का संचालन करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्थानीय चुनाव का संचालन करना। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया को संचालन करने के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी निर्वाचन आयोग, डी राज्यपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? 1 चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश नहीं दे सकता है। 2 चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी कथन 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और शक्तिशाली होने से तात्पर्य है? ए निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन और उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकते हैं। बी अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्र पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां पर भी मतदान का आदेश दे सकते हैं। सी सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से रोकना और चुनाव के समय अधिकारियों का तबादला करने से रोकना। डी उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह काम आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों में निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये संभव न था। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना यह भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? 1 पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जबकि भारत में या तो स्थिर रहा या ऊपर गया है। 2 भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। सही कूट को चुने। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों
में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के तंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? 1. चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। 2. अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। सही कूट को चुने। ए केवल 1, बी केवल 2, सी कथन 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कथन 1 और 2 दोनों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चुनावी नतीजे को स्वीकार करना चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन कथन गहरी चिंता का विषय है? ए. अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा सकते हैं। बी. देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरे को चुनाव मैदान से बाहर करने की बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। सी. हर निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से चुनाव जीत जाने में लगे रहते हैं। डी उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरे को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवार का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों का नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, चुनावी धांधली से क्या तात्पर्य है? ए. चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। बी. चुनाव में कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देने, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना। सी. मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं। डी उपयुक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चुनावी धांधली चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाला गड़बड़ या फरेब। इसमें कुछ ही लोग द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ए. विभाग क्षेत्र, बी. वोट क्षेत्र, सी. निर्वाचन क्षेत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? ए. चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। बी. चुनाव से बहुत पहले पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। सी. चुनाव के बाद पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। आचार संहिता चुनाव के पार्टी
समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। तो दोस्तों इसके बाद हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग को मेरी ये एफर्ट्स, मेरी ये वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग को पता ही है कि मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव एक ही है कि जिन भी दोस्तों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है वो भी इस बुक का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को जोर शोर से एक दिशा दे सके दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।